नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव गुलमोहर है। इस समय आप गाँव के लोग देख रहे हैं। भारत में आम चुनाव लगभग सर पे है और सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तरह से अपने-अपने प्रदेश में, अपने-अपने चुनावी क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं। उधर बंगाल में टीएमसी और इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये सारे सभी राजनीतिक दल कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अपनी-अपनी राजनीतिक रणनीति तैयार कर रहे हैं और उसी अनुसार राजनीति में अपनी दखल दे रहे हैं। इसी में एक सबसे अहम मोड़ जो पैदा किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने है, जिसमें उसकी 2 यात्राएँ शामिल हैं। एक यात्रा रही है उसकी भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी यात्रा जो इस समय चल रही है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली थी, जो 3122 किलोमीटर थी, लंबी थी और उसको पैदल राहुल गांधी ने पूरा किया था कश्मीर में और उसकी शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 2022 से 22 जनवरी 2023 तक और कांग्रेस की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी 2024 से हुई। यह यात्रा मणिपुर से शुरू हुई है और मुंबई तक जाएगी, लगभग 6700 किलोमीटर इसकी दूरी है। इस यात्रा में थोड़ा बदलाव यह हुआ है, उसी टी-शर्ट में राहुल गांधी सफेद टी-शर्ट में हैं और जैकेट ठंड पड़ रही है, लेकिन जैकेट नहीं पहने हुए हैं। पहली यात्रा में भी कड़ाके की ठंड थी और राहुल गांधी बिना जैकेट के यात्रा कर रहे थे। लेकिन इस यात्रा में थोड़ा परिवर्तन यह है कि इस बार राहुल गांधी बस से यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने इस संदर्भ में मीडिया से कहा भी था कि चुनाव सर पे है और चुनाव से पहले इस यात्रा को कंप्लीट करना है, इसलिए हमको बस से यात्रा करनी पड़ रही है। पैदल के साथ-साथ बस से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा से क्या हासिल करना चाहती है? और दूसरी तरफ इसके राजनीतिक परिदृश्य ये है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ कयास लगाए जा रहे थे, मीडिया की खबरें चल रही थी कि समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है, उसमें समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी। लेकिन कल अखिलेश यादव ने आधिकारिक घोषणा की है और उस उन्होंने कहा है कि वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अमेठी और रायबरेली में। तो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की उड़ीसा से निकलकर लगभग 1 घंटे बाद छत्तीसगढ़ में पहुँच जाएगी और 16 फरवरी तक यह यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और आंदोलनकारी अ, सुनील सहस्रबुद्धे जी हैं। सुनील सर का बहुत-बहुत स्वागत है। सर नमस्ते। सर अगर हम जानना चाहें अपने दर्शकों को यह बताना चाहें कि कांग्रेस की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहाँ पहुँचना चाहते हैं? तो आप सर इसको किस तरह से देखते हैं? भाई राहुल गांधी कहाँ पहुंचना चाहते हैं इसके बारे में तो हमने नहीं सोचा है, लेकिन इस जी। देश के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, देश और समाज पे इन यात्राओं का क्या असर पड़ सकता है, इस बारे में जरूर हम लोगों ने थोड़ा बहुत सोचा है, आपस में बात भी की है। जी। इन यात्राओं का असर अच्छा रहा है। उसका कुछ चुनावी नतीजा निकला है, कुछ नहीं निकला है, जिसके बारे में चर्चा ज्यादा है। लेकिन अगर कुल मिलाकर कहें उसको कैसे, उसका मापदंड क्या होगा, ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि चुनाव तुरंत ही पॉलिटिकल मापदंड बड़ी आसानी से बन जाते हैं और बड़ी आसानी से दिखाई देते हैं। लेकिन जाहिर है आम जनता की जिंदगी में पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स का असर उसके ऊपर बहुत पड़ता है, ये बात सही है, लेकिन पॉलिटिक्स ही सब कुछ है उनके लिए, ऐसा नहीं है। उनकी ज्यादातर जिंदगी पॉलिटिक्स के बाहर जाती है, हालांकि उसके असर को झेलते हुए जाती है। तो उनके दृष्टिकोण से, आम जनता के दृष्टिकोण से इस यात्रा का असर अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये एक तो भारत जोड़ो के नाम पे हुई है, यानी भाईचारे के लिए हुई है। भारत जोड़ो मूल रूप से एक भाईचारे के विचार से जुड़ता है। अब दूसरी यात्रा न्याय के नाम पे हो रही है, ये उसको एक और ऊंचाई पर
ले जाती है। ये जो भी कैंपेन है उनका, कांग्रेस का कहिए, राहुल गांधी का कहिए, जैसे भी समझा जाए, ये जो भी कैंपेन है, जो भी अभियान है, ये एक अगले हायर स्तर पर पहुंचता है। केवल इसकी बात नहीं कर रहा है कि आपस में वो किसकी हेट की ये खत्म करके दोस्ती की, भाईचारे की दुकान खोलेंगे, या ऐसे किसी भाषा का प्रयोग किया था कि नफरत के माहौल को खत्म करके भाईचारे की दुकान खोलेंगे या दोस्ती की दुकान खोलेंगे, ऐसी किसी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था। ये उससे एक कदम आगे जाती है। ये न्याय की बात कर रही है। न्याय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, न्याय का मतलब अंग्रेजी में आप उसका अनुवाद करेंगे तो जस्टिस उसका अनुवाद हो जाता है, जस्टिस या उससे मिला जुला कुछ भी। जी सर। लेकिन भारत की वैचारिक परंपरा जो है उसमें न्याय संहिता के नाम से एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल सिस्टम है। न्याय संहिता, गौतम की न्याय संहिता, आज से लगभग 2300 2200 साल, एट द टर्न ऑफ द क्रिश्चियन ईरा, बीसी से एडी में आने का जो समय, उसके आसपास, फर्स्ट सेंचुरी में रहा हो, उसके आसपास रहा हो। न्याय संहिता करके बड़ा दर्शन रहा है। न्याय का अर्थ तर्क संगत भी होना भी है और न्याय संगत होना भी है। इस न्याय यात्रा के दौरान जो आइडियोलॉजिकल बहस थोड़ी बहुत शुरू हुई है, और राहुल गांधी ने ऐसा लगता है इस पे थोड़ा जोर दिया है कि आइडियोलॉजिकल बात हो, और वो जरूरी है। उसके बिना दो चार कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ, दो चार कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां आप बीजेपी को हरा ले, ये हो सकता है समीकरणों को बना करके, लेकिन जब तक आइडियोलॉजिकल लेवल पे एक बहस को नहीं बना पाएंगे, तब तक आप बड़े पैमाने पर कोई किसी अलग किस्म के राज्य की कल्पना, राज्य को साकार नहीं कर पाएंगे, सरकार को साकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक आइडियोलॉजिकल डिबेट, इस आइडियोलॉजिकल डिबेट में इस न्याय के अर्थ को समाहित होना जरूरी है। इसमें हम तर्कसंगत भी हैं और न्याय संगत भी हैं। केवल न्याय संगत है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, परंपरा की बात केवल नहीं कर रहे हैं, केवल मनुष्य और ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठोस लॉजिक की, तर्क की भी बात साथ में कर रहे हैं। ये प्रतिस्थापित होना जरूरी है। सर, क्या भाजपा की हिंदुत्व की जो राजनीति है उसके सामने राहुल गांधी की न्याय यात्रा विकल्प के रूप में कहीं टिकती है? विकल्प के रूप, अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन विकल्प की ओर जाने का रास्ता खोलती है। हिंदुत्व बड़े लंबे पीरियड का कंस्ट्रक्शन है। अगर इस न्याय यात्रा को देखिए, दो हिंदुत्व के विरोध में कहिए या विकल्प में कहिए, दो किस्म के प्रचलित विचार हैं। दो बड़े, और बहुत हो सकते हैं, लेकिन दो बड़े प्रचलित विचार हैं 20वीं सदी से ही। एक सेकुलर प्रोग्रेसिव विचार है और एक गांधी का विचार है। गांधी के विचार को लोग सेकुलर प्रोग्रेसिव कह भी सकते हैं, लेकिन जिस अर्थ में हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग और लेफ्ट के लोग सेकुलर प्रोग्रेसिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गांधी उस अर्थ में सेकुलर प्रोग्रेसिव नहीं है। ना वो सेकुलर हैं, वो सर्वधर्म संभाव वाले हैं, और ना वो प्रोग्रेसिव हैं, वो स्वराज वाले हैं। तो अब ये है, 100 साल हो गए गांधी के गए हुए भी, अब 75 साल हो गए, तो आप उनके नाम पे कोई भी बात कर लीजिए। हिंदुत्व वाले भी कोई भी बात करते हैं उनके नाम पे, और सेकुलर प्रोग्रेसिव फोर्सेस भी मनमानी बात करते हैं गांधी के नाम पे। जी। गांधी, हाँ, तो गांधी ये दूसरा विकल्प है। एक विकल्प सेकुलर प्रोग्रेसिव का है जो लेफ्ट से मेल खाता है, और दूसरा विकल्प गांधी का है। ये दोनों विकल्प, दोनों के रास्ते राहुल की यात्रा से खुलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना इस बात को। इन दोनों में आपसी झगड़ा जब होगा तब होगा, अभी नहीं है। हिंदुत्व
हिंदुत्व एक बहुत बड़े कर्तव्य के रूप में प्रकट हुआ है। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि हिंदू धर्म बड़े पैमाने पर समावेशी रहा है। हिंदू धर्म की परंपराएं अलग किस्म की हैं, उसमें बहस कभी और हो सकती है कि हिंदू धर्म कितना अच्छा था, बुरा था। और हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच में एक डायलेक्टिक है, जिसे फिलॉसफी में कहते हैं। एक डायलेक्टिकल कोर्स के थ्रू ये जाता है, और एक डायलेक्टिक आज तक बनी हुई है। उस डायलेक्टिक को किसी के हाथ में नहीं है कि उस डायलेक्टिक को, ये किसी मॉडर्न थॉट के कैपेसिटी से बियॉन्ड है कि हिंदू और बौद्ध के डायलेक्टिक को खत्म कर दें। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म चुना, तब इस डायलेक्टिक की पहचान के साथ चुना। हिंदू धर्म खत्म नहीं हो जाने वाला था उनके बौद्ध धर्म चुनने से, और किसी और के हिंदू धर्म की बात करने से वो एकमात्र धर्म नहीं बन जाने वाला था। ये डायलेक्टिक बनी रहेगी, ये अपने यहाँ की परंपरा की खास बात है। गांधी उसमें इस डायलेक्टिक के एक बहुत खास किस्म के प्रतिनिधि और एक्सप्रेशन है। तो इस चीज को जब हम पहचानेंगे तो हमें गांधी में एक विकल्प दिखाई देगा। गांधी में विकल्प देखने के लिए न सर्वोदय में रुकिए, और न विनोबा में रुकिए, और न जयप्रकाश में रुकिए। कहीं रुक जाएंगे तो ये जो आजादी के बाद की स्थिति है, 50 के दशक की और 60 के दशक की, उसमें बंध जाएंगे, रास्ता नहीं निकलेगा। आपको गांधी पे ही जाना होगा, और उनके जो भी विचार हैं, स्वराज के विचार हैं, सर्वधर्म समभाव के विचार हैं, हिंदू धर्म के विचार हैं, इन सब की दोबारा से तफ्तीश करके वहां से कंटिन्यूटी उठानी होगी। बीच में कंटिन्यूटी मिलेगी ये मुश्किल है। सर, जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, इसमें छात्र, किसान और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हो रहे हैं। आगामी दिनों में उनकी क्या भूमिका हो सकती है इस विचार को लेकर के और आगामी दिनों की राजनीति को लेकर के? ये तो भाई राजनीति को लेकर के तो मैं नहीं कह सकता। छात्र और किसान इस वक्त एक किस्म के अपोजिशन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन जो सामने नहीं आ पाया है अभी तक, इन स्पाइट ऑफ काफी समय, 2 साल हो गए, वो ये कि छात्र किसान एकता का कोई स्वरूप बनता है क्या। क्योंकि जो छात्र आंदोलन के रूप में आकार ले रहा है बेरोजगारी के खिलाफ या रोजगार के लिए, वो अभी भी शिक्षित रोजगारों, यानी जो लोग पढ़ लिख करके, जिनके पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट हुआ है, और जो उस इन्वेस्टमेंट, माँ बाप उस इन्वेस्टमेंट की ओर भी देखते हैं और बच्चों के भविष्य की ओर भी देखते हैं। और आज के हिसाब से देखे तो कुछ नहीं तो 25-30 हजार रुपए की, कम से कम उससे ज्यादा की तनख्वाह की उम्मीद करते हैं उस रोजगार में, या कमाई की उम्मीद करते हैं। यानी वो गलत नहीं है, वो एकदम सही है। यानी पे कमीशंस जिसको लिविंग वेज बनाते हैं, इसी लिविंग वेज की मांग किसान आंदोलन की भी है। अगर एमएसपी को आप देखेंगे, जो ये जो आयोग था, क्या नाम था, स्वामीनाथन आयोग, उसने जो C2+ की बात की, उसके 1.5 की बात की कि उसका 1.5 टाइम्स मिलना चाहिए, इट अमाउंट्स टू ए लिविंग वेज। जिंदगी जीने लायक होती है अगर वैसा वेज मिलता है तो। केवल कल काम पे आ पाए इसके लिए जिंदा रहने भर की जिंदगी नहीं रहती है, जीने लायक होती है। लिविंग वेज का ये मतलब है। और मिनिमम वेज का मतलब है जीने भर का। मिनिमम वेज का कोई कंसेप्ट प्रॉपर नहीं है। मिनिमम वेज के सारे कंसेप्ट पूंजीवादी हैं और कुछ नहीं है। अब उसके ट्रैप में हम लोग फंस गए हैं। लिविंग वेज के एंगल से अगर हम देखेंगे तो रोजगार ये लिविंग वेज के लिए हो, ये कॉर्पोरेट सैलरीज के लिए ना हो। किसान को भी लिविंग वेज मिले, और रोजगार जो खोज रहा है, पढ़ा लिखा है, उसको भी लिविंग वेज मिले। यानी पे कमीशन जो तय करती है उसके हिसाब से मिले, तो एकता की एक बात हो सकती है
लेकिन ये विश्वास छात्र आंदोलन वालों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जब तक किसान को लिविंग वेज नहीं होगा तुम्हें भी नहीं मिलने वाला है। गलतफहमी में ना रहे। जी जी। किसी पूंजीवादी व्यवस्था ने ऐसा रोजगार उपलब्ध नहीं कराए हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, फुल एम्प्लॉयमेंट इज इनकंसीवेबल, ये संभव नहीं है। इसको देखने का एक और तरीका है, हम बहुजन समाज का एक दृष्टिकोण होता है। बहुजन समाज यानी बहुजन, ये शब्द भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध जो भी कह लीजिए उन्हें, अब ये बहुत पुरानी बात है, नाम से नहीं फर्क पड़ेगा। बुद्ध भगवान ने जो इस्तेमाल किया वो शब्द है बहुजन। बहुजन का मतलब है सामान्य लोग, ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी लाइफ, नॉन एलीट, यानी किसी भी समय प्रभु वर्ग जो है वो नहीं, बल्कि सामान्य लोग। ये है बहुजन का अर्थ। बहुजन का अर्थ बहुमत नहीं है, हालांकि सामान्य लोग हमेशा ही बहुमत में होते हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो क्वालिटी है बहुजन की वो बहुमत में नहीं है, बहुजन की क्वालिटी सामान्य में है। हाँ, ये बड़ी बात है। बहुजन परंपरा के रूप में बात होनी चाहिए। इस देश की बहुजन परंपरा क्या है? जब से ये क्या कहते हैं इसको, जाति सेंसस की बात आई है कि जाति रिकॉर्ड की जाए सेंसस में, ये किस वजह से आई है इसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसके आ जाने से ये प्रकट हो गया है कि बहुजन की राजनीति एक मोड़ पे खड़ी है और कुछ आगे के कदम उठाना चाहती है। किधर जाना चाहती है ये तो उसका नेतृत्व तय करेगा। ये बाकी लोग, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भागीदारी का सवाल उठा रहे हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? भागीदारी काफी नहीं है, भागीदारी की से बात नहीं बनने वाली है। हमें एक अलग परंपरा की, हिंदुत्व वालों ने एक परंपरा की बात की है। हम कहते हैं कि 10,000 साल के या और लंबे इस देश के इतिहास में, या इस देश की जो भी पास्ट है के में केवल एक परंपरा नहीं है, बहुत सी परंपराएं हैं। उनमें से कुछ बड़ी चुन लीजिए। एक बुद्ध की परंपरा है, एक बहुजन परंपरा है। बुद्ध के नाम से नहीं चल रहा है इसलिए मैं वो नाम उतनी बार नहीं ले रहा हूं, बहुजन के नाम से चल रहा है। बहुजन परंपरा इस देश की परंपरा, इस देश की जो सबसे बड़ी परंपरा है वह बहुजन समाज की परंपरा है। तो क्या न्याय, त्याग और भाईचारा ये आम जन की परंपरा रही है? ये बात सही है। न्याय, त्याग और भाईचारा ये आम जन की परंपरा है। ये इसे पहचाना जाना चाहिए और ये इस देश की परंपरा है। इस देश की या और देशों की भी हो सकती है, मैं दूसरे देशों से कंपेयर करके नहीं कह रहा हूं, हम अपनी बात कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है। हिंदुत्व के नाम से जिस परंपरा को स्थापित करने की कोशिश हो रही है वह इस देश की परंपरा मेरे ख्याल में नहीं है। वो इस देश के इतिहास का छोटा बड़ा हिस्सा हो सकता है। देखिए, यह देश तो बहुजन समाज का रहा है। कभी बीच बीच में लोग कहते हैं पुष्यमित्र शुंग के समय में या किसी और समय में ब्राह्मणों ने उसके ऊपर, इस देश पर बहुजन को उसकी स्थिति, उसकी जो वास्तविक स्थिति थी उससे बेदखल करके उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। मुगलों ने भी यही किया और अंग्रेजों ने भी यही किया। समयांतर में अंग्रेजों के आने के बाद से, खास करके फिस्कल पॉलिसी के खास तौर पे बदल जाने से, पब्लिक फिनांस जो अंग्रेजों ने ले आया कि सारा फिनांस एक जगह पहले आएगा और फिर उसका बंटवारा होगा, ये यहाँ की फिस्कल व्यवस्था कभी नहीं थी। यहाँ की जो पब्लिक फिनांस की व्यवस्थाएं थी वो एकदम अलग थी। वो अलग किस्म की थी। जो राजस्व उठता था वो कुछ मंदिर में इकट्ठा होता था, कुछ सिंचाई विभाग में इकट्ठा होता था, कुछ राजा के पास जाता था, कुछ किसी और कामों में जाता था, कुछ जो इंडस्ट्रीज के लिए जाता था। वो किसी एक जगह जाके उसके बाद बचता था ऐसा नहीं था।
स्वराज की अपनी पब्लिक फाइनेंस की व्यवस्था थी, उसी को, वही स्वराज का मूल है, जिसके चलते इंडिविजुअल इनिशिएटिव एट द लोकल लेवल बिकम्स पॉसिबल। एक अलग किस्म की फिस्कल व्यवस्था है स्वराज की, उस पर ध्यान देना चाहिए। स्वराज के नाम पे वो बहुजन समाज की परंपरा है, वो सामान्य लोगों की परंपरा है, वो आम जनों की परंपरा है, वो इस देश की परंपरा है, वो इस देश की परंपरा है। अब उसके ऊपर आप कहें मुगल अच्छे थे और मुगलों ने अच्छा काम किया, आप कहें ब्राह्मण एक समय अच्छे थे, उन्होंने अच्छा काम किया, आप कहें अंग्रेजों ने अच्छा काम किया, राजा तो अच्छे काम और बुरे काम सब करता है। जी जी। उसने किसको बेदखल करके वो राजा हुआ, उस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। इन तीनों ने बहुजन समाज को उसकी जो समाज में स्थान था सामान्य जनों का, उसको बेदखल करके अपना राज बनाया। ये देश सम्राटों के राज्य का नहीं है, ये देश किसी एम्पायर्स बनाने का नहीं है, ये देश स्वराज का है। अगर इस बात को हम दोबारा बहस में नहीं ला पाएंगे तो हम जो विकल्प, दिल्ली क्यों इतनी अच्छी लगती है लोगों को, क्यों दिल्ली में बैठ करके सारी बात करना चाहते हैं, हमारे जी स्वराज वाले लोग भी दिल्ली से ही स्वराज की बात करना चाहते हैं। थोड़ा कहीं और आना होगा, दिल्ली से स्वराज की बात करके बाकी लोग उसमें भाग लें, ये बात जमेगी नहीं, ये दूर तक नहीं जाएगी। आपके ये जो हैं साथी जिनका चैनल है, क्या नाम है इनका, रामजी यादव, जी ये कानपुर दिल्ली बंबई सब जगह घूम करके बनारस आए हैं, क्यों आए हैं ये खुद बता सकते हैं, जी लेकिन ये जी जी बनारस आए हैं, इससे बनारस में एक मीडिया का स्थान ऐसा बना है जो लोगों से बहुजन परंपरा की बात कर सकता है। इन्होंने उसको स्थान दिया है। हमारे विचार ये है कि इनको और स्थान उसे देना चाहिए, लेकिन ये अब उनको चलाना है और चलना भी जरूरी है। इतना स्थान हम मांग लें कि वो बंद ही हो जाए, ये जी तो अच्छी जी। बात नहीं होगी। हाँ तो ठीक है, लेकिन इस बात पे ध्यान दिया जाए कि ये देश बहुजन समाज का रहा है, और जब तक बहुजन समाज वापस इस देश को अपने हाथों में नहीं ले लेगा, तब तक ये कभी अमेरिका की तरह बनना चाहेगा, कभी इंग्लैंड की तरह, कभी फ्रांस की तरह, कभी जापान की तरह, कभी चीन की तरह, बन किसी की तरह नहीं पाएगा। इसी तरह इधर उधर लुढ़कता मढ़कता रहेगा। बहुजन समाज जब अपनी जगह पाएगा तो ये देश दोबारा बनेगा। वो बनाना जानते हैं, उन्होंने हजारों साल से इसे बनाया है। सर एक अंतिम सवाल ये है कि जी, क्या आगामी लोकसभा चुनाव पे कांग्रेस की दोनों यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रभाव पड़ सकता है आगामी लोकसभा चुनाव में? इसका कुछ लाभ कांग्रेस को मिल सकता है? ये तो हम नहीं जानते, हम चाहते हैं कि ये प्रभाव पड़े। ये बात देखिए, हम लोग इलेक्शन में कभी रहे नहीं, तो इलेक्शन के कैलकुलेशंस करना हमें नहीं आता है, उसके गणित जो है चुनाव का वो हम नहीं आम कर पाते हैं। आम आम जन के मस्तिष्क पर, जैसे आप दर्शन शास्त्री हैं, तो आप किस रूप में देखते हैं आम जन, क्या इस तरह की घटनाओं का उसके मन पे, उसके मस्तिष्क पे, उसकी मनःस्थिति पे कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, लेकिन उसमें अगर एक बात और जुड़ जाए, वो क्या जोड़ेंगे वो जानते हैं, लेकिन क्योंकि शासन दिल्ली से चलता है, इसलिए दिल्ली का शासन जो आज चल रहा है उसको बेदखल होना चाहिए, लेकिन जो अगला शासन हो वो दिल्ली से ही हो सारा का सारा, तो वो थोड़ा बहुत फर्क तो सभी करना जानते हैं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ये कठिन जी सवाल है, यूपी में यात्रा आने वाली है, हम इस पक्ष के हैं, जहां तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सवाल है, हम इस पक्ष के हैं कि बसपा और सपा में एडजस्टमेंट होना चाहिए, कांग्रेस के साथ भी एडजस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि जनरल इलेक्शंस हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, लेकिन वो सवाल इसके बाद में आना चाहिए। पहले सवाल देखिए, ये जो बड़ा राज्य है, मॉडर्न स्टेट बड़ा राज्य है, साम्राज्य बनाने की जो ये अवधारणा भी होती है और वास्तविकता भी होती है, जो
अब दिल्ली से चल रहा है, उसके लिए गांव में विभाजन जरूरी है। जिस दिन गांव एक हो जाएगा उस दिन उसकी दोस्ती शहर के गरीबों से भी हो जाएगी। आपस में एक नहीं होगा, और बसपा और सपा का आपस में एडजस्टमेंट ये गांव की एकता का संदेश है, ये जरूरी है। इसके बिना शासन स्वराज की ओर कदम बढ़ाएगा ये नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा जरूरी जो है, अब वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये उनके अपने सवाल हैं, वो पार्टियां हैं, वो अपना काम करते हैं। बस हमें बस इतना ही कहना था, आप कहिए जो कहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते जी।